जैन साहब, वापडा का शेयर आपने कहा तकरीबन जो है वो 30% के करीब है। टोटल जो इस वक्त बिजली की पैदावार हो रही है मुल्क में और सार्फिन तक जाती है। वापडा ज़्यादा बिजली बनाएगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा सस्ती बिजली ज़्यादा सार्फिन को मैसर आएगी। एक तो ये कि आइडियली कितना आपका टारगेट है कि वापडा अपना शेयर कितना बढ़ाए ये IPPs के आने के बाद, जो ज़ाहिरी बात है कि महंगे दामों में बिजली मिल रही है। और दूसरे जो आपके दो बड़े प्रोजेक्ट जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, मंगला और तरबेला का, उनकी कैपेसिटी के भी इशूज़ हैं। सो वो साथ साथ पैरेलल आप यकीनन लेके चल रहे होंगे, उसके बारे में क्या थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इन फ्यूचर क्या प्लान है उन दो बड़े डैमों के बारे में? जी शहजाद, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, जो हाइड्रो पावर का शेयर है ओवरऑल एनर्जी बास्केट में अबाउट 30% है, और मैंने आपको बताया कि 37 बिलियन यूनिट्स हमारी जनरेशन है अभी। अब तीन प्रोजेक्ट जो अभी इस वक्त बड़ा मैसिवली हम जिनको परसू कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स दासू है, मोहम्मद है और भाषा है। मैं इन दो की फिगर्स आपको बता दूं। खुशी आपको सुन के ये होगी कि मोहम्मद जो है वो 4 बिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, और दासू विल बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 21 बिलियन यूनिट्स, और जो भाषा है वहाँ से 18 बिलियन यूनिट्स होंगी। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट होते हैं तो इसका मतलब है कि 43 बिलियन यूनिट्स एडिशन होती है। बट टाइम इज़ ए मेजर फैक्टर। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि बिटवीन नाउ एंड 2028 जो करंट हमारी 37 बिलियंस है, दिस विल गो अप टू 43 बिलियंस मोर। सो दैट मीन्स इट इज़ मोर देन अबाउट 110% इंक्रीज। बट आपको सही बेंचमार्किंग जो आती है 2025 में, 2025 में अल्लाह विलिंग हमारा जो दासू प्रोजेक्ट है इसका स्टेज 1 मुकम्मल होगा और वो 12 बिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, और मोहम्मद होगा वो तकरीबन 4 बिलियन होगा। और इसके साथ साथ आपको खुशी ये होगी कि हम तरबेला 5 एक्सटेंशन भी शुरू कर रहे हैं, वो भी 2024 में मुकम्मल हो जाएगा। तो बाय 2025 हम कुछ 17-18 बिलियन यूनिट्स को इसमें शामिल कर देंगे। अब एज ऑफ टुडे वापडा की जो टोटल प्रोडक्शन कास्ट और जो हम इसको टैरिफ है वो सिर्फ 2 रुपये है, एज अगेंस्ट तो IPPs जहाँ से अब 14 और 16 रुपीज़ जाते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजिक कंस्ट्रेंट है। आई विश कि आज से कोई 20-30 साल पहले जो है इस स्ट्रक्चर्स को सही तरीके से रेज किया जाता और IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी क्लॉसेस ठीक होती। बट अल्लाह विलिंग एज वी गो फार्दर कि हम 2025 तक 16-17 बिलियन ऐड करेंगे, और 3-4 साल उसके बाद हम अनदर अबाउट इसको रेस करके 43 होंगे। तो हमारी समझ ये है कि तकरीबन 45 से 50% जब एनर्जी बास्केट शेयर हाइड्रो पावर का होगा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे और जो आपका थ्रेश होल्ड है मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो दैट इज़ द टाइम विल बी क्रॉसिंग दैट। लेकिन 2024-25 तक इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी और आपकी जो टैरिफ है उनमें एक वाज़ेह कमी आ जाएगी। ठीक 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 है। अच्छा जनरल साहब, एक अंदाजे के मुताबिक आज़ादिया पाकिस्तान के वक्त हर पाकिस्तानी के हिस्से में तकरीबन 5600 क्यूबिक मीटर पानी आता था, जो अब कम होके 1000 रह गया आज। डैम की तामीर से जो पानी जमा करने की जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, उसमें कितना इजाफा होगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी बता दें। ये भी बड़ा अच्छा सवाल माशाल्लाह पूछ रही हैं कि देखें प्रैक्टिकली एनर्जी से ज़्यादा हमारा जो वाटर स्कैसिटी है वो बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड बेंचमार्किंग है वो अगर किसी मुल्क में 3000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन हो तो वो कंट्री जो है वाटर शॉर्टेज में उसको कंसिडर किया जाएगा। 2000 पे आए तो वाटर स्ट्रेस में आ जाएगा, 1000 पे आए तो वाटर स्कैसिटी में आता है। हम लोग 5000 से कम होके 948 पे आ चुके हैं। एंड इफ दिस ट्रेंड्स कंटिन्यू और हम अपने रिसोर्स को मैनेज ना करें तो हम अगर 500 तक पहुंचते हैं तो वो फिर एब्सोल्यूट इनसिक्योरिटी में आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें दामिर भाषा भी शामिल है, जिसमें हमारा मोहम्मद भी शामिल है, और छोटे प्रोजेक्ट्स सिंध में हमारा नई गाज शामिल है, कुरम तंगी मीरान में शामिल है, और नौलंग जो बलूचिस्तान में शामिल है। तो ऑल टोल्ड बाई अबाउट 2028 हम 12 मिलियन एकड़ फीट वाटर ऐड करेंगे, जो कि तकरीबन 95% प्रेजेंट स्टोरेज का है। आई एम श्योर आपको मालूम है कि आज अगर 140-145 मिलियन एकड़ फीट वाटर सालाना में मिलता है तो जो स्टोरेज है दैट इज़ ओनली 13.24 मिलियन एकड़ फीट। तो दिल बी इंक्रीज ऑफ अबाउट 95 to 100% जब ये दोनों तीनों प्रोजेक्ट्स हम कर लेंगे। और उसकी वजह से जो आपके मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड है वो अंडर इरिगेशन आएगी, आपका एक्वाफायर ठीक बनेगा,
और एग्रीकल्चर जो है उसमें एक बड़ी फिनोमिनल मेजर डेवलपमेंट होगी। तो एनर्जी के साथ साथ जो हमारा फोकस है कि वाटर स्टोरेज पे बहुत ज़्यादा है, और हमने इसी सीक्वेंस के साथ जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके टाइमिंग्स किए हुए हैं कि वी हैव दियामिर बादशाह एंड मोहम्मद जो वाटर स्टोरेजेस हैं, इसके साथ हम दासू और तरबेला 5 को कर रहे हैं जो दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रन ऑफ रिवर के हैं। तो वी आर एक्चुअली सीक्वेंसिंग ऑल दीज प्रोजेक्ट इन द सेम इंजीनियरिंग सीक्वेंस। हमारे पास जो और प्रोजेक्ट करने के हैं वो श्योक है और स्कर्दू है जहाँ पे स्टोरेज और पावर दोनों हैं। फिर इन बिटवीन हमारे पास इंडस कैस्केट पे पटन एंड थाकोट हैं जो हाइड्रो पावर हैं, एंड जो कालाबाग है वो स्टोरेज और पावर दोनों शामिल हैं। तो आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि वाटर स्टोरेज में क्या इंप्रूवमेंट आएगी, तो दैट बी अबाउट 100% इन लाइक 7 to 8 years। ठीक, जनरल साहब ये बड़ी अच्छी बात है ये जो नए मंसूबे और सस्ती बिजली मैसर आएगी, लेकिन जो बिजली ज़ाया हो जाती है, जो हमारे लाइन लॉसेस हैं, उस पे के बारे में ज़रा थोड़ा बताएं कि क्या उस पर स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से वो कम करेंगे। और यही सुनने में आता है कि उसका बोझ सार्फिन पे पड़ जाता है। और सेकेंडली जब आप बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, अब तो लोग उसका नाम भी नहीं लेते, तो वो अब समझें कि मुकम्मल तौर पर शेल्फ हो गया, अब उसका मतलब जिक्र भी करना बिल्कुल बेकार है। हाँ नहीं, ये दोनों सवाल आपके डिफरेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि ये आपकी जो लाइन लॉसेस हैं या जो आपकी लेस रिकवरीज हैं उनका तल्लक गवर्नेंस से है। तो गवर्नेंस इम्प्रूव करनी पड़ेगी आपको 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 प्रोविंसेस की गवर्नमेंट इम्प्रूव होगी और जो डिस्कोस परफॉर्म करेंगी तो फिर आपके लाइन लॉसेस टेक्निकल लॉसेस कम होंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी, एंड देन ऑफ कोर्स आपकी रिकवरीज भी ठीक होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द गवर्नेंस। दूसरा आप कालाबाग के हवाले से कर रहे हैं, तो कालाबाग टेक्निकली एक बहुत यूज़फुल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है, और मुझे पूरा यकीन है कि प्रोविंसेस और फेडरेशन मिल के उन पर बातचीत करके कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, और वी आर ऑल सेट टू गो व्हेन एवर देयर इज़ अ कंसेंसस। और वो हमारे लिए अनअवॉइडेबल प्रोजेक्ट्स है, वो कभी न कभी हमें करना पड़ेगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त कालाबाग डैम बन चुका होता या बन जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में? कालाबाग डैम देखिए अगर बना होता तो पाकिस्तान में आज लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट होता, और वाटर शॉर्टेजेस की वजह से जो इंट्रा प्रोविंस और इंटर प्रोविंस डिस्प्यूट है वो बिल्कुल ना होते, और इकॉनमी जो आपकी है उसकी फाउंडेशन पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है। तो आई विश हमको आज से 15-20 साल पहले अगर कालाबाग डैम बना चुके होते तो पाकिस्तान किसी और जगह खड़ा होता। ठीक। अच्छा जनरल साहब, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि छोटे छोटे डैम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग जो हैं वो इस मॉडल की बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी छोटे डैम्स बनाए जाने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के दरियाओं को देखते हुए, बरसात में पानी के बहाव को देखते हुए, आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली ठीक है पाकिस्तान के लिए, या ये बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और बड़े डैम्स जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं? हाँ देखिए, ये ऑल इंक्लूसिव है, हमेशा ये दोनों काम आपको करने चाहिए। जो छोटे डैम्स हैं उनकी इफादियत ये है कि ऑफ कोर्स जो चेक डैम्स आप प्रोविंसेस में बनाते हैं, चाहे पंजाब है, सिंध है, या बलूचिस्तान है, या केपी है, उनकी इफादियत ये है कि मुख्तलिफ इलाके में छोटे डैम बनाने से आपका एक्वाफर जो है वो इम्प्रूव होता है, और अब उसमें ऑफ कोर्स इसकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होती है। लेकिन जहाँ तक मेगा डैम का ताल्लुक है वो अनअवॉइडेबल इसलिए हैं कि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहिए मुल्क में, जो 20 to 30 मिलियन एकड़ मोर लैंड्स को आप एग्रीकल्चर में लाना चाहते हैं, उसके लिए मेगा डैम बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि स्टोरेजेस जो है वो हमें वी हैव टू टेक आवर स्टोरेज टू 30 मिलियन एकड़ फीट। जब 30 मिलियन एकड़ फीट आपकी वाटर स्टोरेज हो और आपका हाइड्रो पावर का शेयर बास्केट में अबाउट 50% हो, तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स वी आर लुकिंग एट। तो उसके लिए सुपर मेगा डैम जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, बट जो छोटे डैम्स हैं उनके बनाने की बहुत एडवांटेजेस हैं, और 18th अमेंडमेंट के बाद जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो बड़ा इट इज़ इन फेवर ऑफ द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस को कैपेसिटीज़ के इश्यूज हैं, बट आई एम वेरी श्योर अभी नई डायरेक्शन के साथ प्रोविंसेस जो हैं वो छोटे डैम्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से वो ये कि बहुत बड़ा एक इशू है और अक्सर अखबारात में भी आता है कि वापडा के अरबों रुपए के ड्यूज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर पे भी पब्लिक सेक्टर पे भी, जो पैसे वापडा को अदा करने हैं
तो वो वक्त पर अदा नहीं किए जाते, जिसकी वजह से आगे आपका भी निज़ाम चलाना मुश्किल होता है, आपने भी आगे पेमेंट्स करनी है। उसके लिए किस तरीके से इसको स्ट्रीमलाइन आप करने की कोशिश करें, और इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है? देखें, वापडा पाकिस्तान का वो इदारा है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की डेवलपमेंट को एक सेंट्रल फंडामेंटल पिलर है। वापडा क्योंकि 2 रुपये की बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, IPPs 14 से 16 कर रही हैं, तो CPPA वो इदारा है जो बास्केट में सारी एनर्जी को इकट्ठा करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो टोटल आपको टैरिफ अभी डिटर्मिनेशन हो रही है, वापडा एक बहुत फिनोमिनल एडिशन करता है इन लोअरिंग द टैरिफ इन पाकिस्तान। तो एक तो जो आम सारिफ को जितने पैसे देने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर ये 2 रुपये की बिजली 37 बिलियन ना होती तो फिर आपका टैरिफ 21, 22, 23 रुपये होता। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं रही, तो वापडा जितनी अपनी जनरेशन करता है उसके रिसीवेबल गवर्नमेंट की तरफ 247 बिलियन रुपीज़ हैं विच गवर्नमेंट ओज टू द वापडा। और डिस्पाइट दैट वापडा ने अपने फाइनेंशियल मॉडल ऐसे बनाए हैं, जैसे अब मैंने दासू की आपको एग्जांपल दी कि दासू में 80% फंडन इज़ ऑफ द वापडा। इसके अलावा जो मेजर प्रोजेक्ट्स हम दियामिर बादशाह और मोहम्मद कर रहे हैं, वहाँ पे भी 70-80% जो इसकी फंडिंग है वापडा खुद इसको अफोर्ड कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट के साथ अक्सर डिस्कशंस चलती हैं कि IPPs को तो उनके टैरिफ रेवेन्यू मिलता रहता है, बट वापडा बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिसीवेबल्स काफ़ी पाइल अप हो गए हैं, और लेटली द प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन भी दी है, होपफुली यू शुड बी गेटिंग अ ड्यूज बैक अर्ली, बिकॉज वो उसी फंड्स को फिर हमने रीफ्लो करना होता है डेवलपमेंट, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन कंटिन्यू टू डेवलप मोर प्रोजेक्ट्स एंड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन साहब आपके वक्त के लिए।